नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल खंडेलवाल स्वागत करता हूं आप सभी का एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो केचुए हैं जो निमेटोड है सूत्रकृमि की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ निमेटोड्स के बारे में हम आज बात करेंगे। देखो, पहले इन पॉइंट्स को पढ़ने से पहले आप इसको एक बार देख लीजिए। जो डायग्राम है ये सूत्रकृमि यानी कि निमेटोड का है, और ये जो आप सिरा देख पा रही है, इसकी जो पूरी की पूरी संरचना देख पा रहे हैं, ये बेलनाकार संरचना है। कैसी संरचना है? बेलनाकार संरचना है। तो आपसे पूछा जाए कि सूत्रकृमि की संरचना कैसी होती है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसा है भाई, बेलनाकार। कैसा है? बेलनाकार है, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा बात, यहां पर ये आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो पोर्शन है ये सूत्रकृमि का क्या है, शरीर है। ठीक है, और सूत्रकृमि के शरीर का सबसे आगे वाला जो हिस्सा है इसको अपन क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं सिर। क्या कहते हैं? सिर। और ये सूत्रकृमि का जो शरीर है, ये आप देख पा रहे हो कि इसके शरीर का जो बाह्य कंकाल होता है, सबसे बाहर का जो कंकाल होता है, इस सबसे बाहर के कंकाल को या सबसे बाहर की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट जो परत होती है, लेयर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, क्यूटिकल बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि क्यूटिकल क्या है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट, यहां पर ये जो लास्ट वाला जो इलाका है इसको अपन क्या कह रहे हैं, अंडाशय बोल रहे हैं यहाँ पर बीच में। ठीक है, और ये लास्ट में इसकी टेल यानी कि इसकी पूंछ होती है। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट को देखो डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है। सबसे पहले बात करें तो देखो, सूत्रकृमि का शरीर लंबा और बेलनाकार होता है। सबसे पहली बात तो कैसा होता है भाई, बेलनाकार एवं खंडहीन होता है, यानी इसके शरीर में किसी भी प्रकार का खंड नहीं पाया जाएगा। आप वापस इस डायग्राम को देख लीजिए, चाहे इसके शरीर में आपको किसी भी प्रकार का खंड नहीं पाया जा रहा, पूरा का पूरा शरीर कैसा है भाई, बेलनाकार है। ये आप देख पा रहे हैं, यानी कि अनसेगमेंटेड होता है। ये कैसा होता है भाई, अनसेगमेंटेड। इसकी क्या होती है, बॉडी होती है अविभाजित, या आप कह सकते हो कि अखंडीय है इसका, या खंडहीन क्या होता है इसका शरीर। कर्मी सदृश होता है तथा ये दोनों सिरों पर कैसे होते हैं भाई, पतले। आगे की साइड भी ये कैसे होंगे, पतले होंगे, और पीछे की साइड से भी ये कैसे होते हैं भाई, पतले होते हैं। यहां पर भी आप ये चीज देख सकते हो कि आगे और पीछे दोनों साइड से किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, पतले दिखाई दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट, सूत्रकृमि के शरीर में एक गुहा होती है जो देह बत्ती या आहार नाल की भित्ति के बीच में उपस्थित होती है। क्योंकि इसमें वास्तविक भित्ति का अभाव होता है, इसलिए इस गुहा को अपन क्या कहते हैं, कूट गुहा या शूडोकोल के नाम से भी जानते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या गई कि यहां पर इसका जो शरीर है इस प्रकार से बेलनाकार इसका क्या होता है भाई, शरीर होता है। अब बेलनाकार जब शरीर है इसका, ठीक है, तो आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि इसके शरीर के अंदर तीन अलग अलग परत पाई जा रही है। सबसे ऊपरी परत क्यूटिकल, बीच वाली एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, और जो सबसे अंदर की जो परत होती है उस परत को हम कहते हैं देह भित्ति। क्या बोलते हैं भाई, उसको अपन आधार या झिल्ली या फिर आप कह सकते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो कुल मिलाकर बॉडी वॉल है देह भित्ति है, इनके अंदर तीन अलग अलग क्या आ गई, परत आ गई। अब देखो वन बाय वन सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं इसके। तो सेकंड परत, अब देखो सेकंड पॉइंट, सूत्रकृमि का पूरा शरीर अपेक्षाकृत कठोर, प्रतिरोधी, क्यूटिकल स्तर से ढका होता है। यानी इसके शरीर की जो सबसे ऊपर की जो परत पाई जाती है प्यारे दोस्तों, इस सबसे ऊपर की परत को क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, सूत्रकृमि की जो क्यूटिकल है उसमें काइटिन नहीं पाई जाती भाई। क्या नहीं पाई जाती है, काइटिन जो है वो अनुपस्थित होती है। ध्यान रखना, अनुपस्थित। जबकि जब मैं आपको कीट पढ़ाऊंगा वहां मैं आपको बताऊंगा कि कीटों के अंदर जो क्यूटिकल होती है उस क्यूटिकल में काइटिन पाई जाती है, जबकि यहां पर जो है काइटिन क्या है, एब्सेंट होगी। ये आपको याद रखना है। क्यूटिकल का स्त्राव अधिचर्म कोशिकाओं के द्वारा होता है। अधिचर्म कोशिका यानी कि जो एपिडर्मिस होती है, अधिचर्म कोशिकाओं को आप क्या कह सकते हो, एपिडर्मिस सेल। ठीक है, तो एपिडर्मिस के द्वारा क्या है, जो ये पहली परत है, कौन सी वाली पहली परत, क्यूटिकल। इस क्यूटिकल का जो स्त्रवण होता है, इसका जो सीक्रेशन होता है, वो सीक्रेशन किसके द्वारा होता है भाई, अधिचर्म कोशिकाओं या एपिडर्मिस के द्वारा इसका क्या होने वाला है भाई, सीक्रेशन होने वाला है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, सूत्रकृमियों में
कायिक पेशिन्यास का निर्माण चिकनी पेशीय कोशिकाओं के द्वारा होता है। यानी जो कायिक पेशिन्यास का जो निर्माण होता है, वहां पर जो कायिक पेशियां बनती है वो किसके द्वारा बनती है? चिकनी जो पेशियां है या चिकनी पेशीय कोशिकाओं के द्वारा ये बनेगी, जो अधिचर्म रज्जुक यानी एपिडर्मल जो क्लोड्स होते हैं, ठीक है, यानी अपन बात करें अधिचर्म जो रज्जु है उनके बीच स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है भाई ये चिकनी पेशी कोशिकाएं? अधिचर्म जो रज्जु है उनके बीच में, उनके मध्य में पाई जाएंगी, जो सीधे अनुदैर्ध्य तंत्रिकाओं के अंदर से उनके साथ में क्या है? जुड़ी हुई रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कायिक पेशिन्यास है इसका निर्माण कौन करेगा? चिकनी पेशीय कोशिकाएं। और ये चिकनी पेशीय कोशिकाएं कहां पाई जाती है? ये अधिचर्म रज्जुओं के मध्य में पाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, सूत्रकृमियों के अग्र भाग पर मुख छिद्र होता है। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था, इसका डायग्राम दिखाया था, तो वहां पर जो अग्र भाग होता है उसके शरीर का जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है, उस पोर्शन में क्या पाया जाता है भाई? मुख छिद्र पाया जाता है, जो होस्टो यानी कि लिप्स और पतले आभार यानी कि पेपिला से घिरा हुआ होता है। यानी वहां पर छोटे छोटे लिप्स पाए जाते हैं, कुछ पतले पतले से उभार पाए जाते हैं, उन उभार को अपन क्या कहते हैं साहब? पेपिला कहते हैं। सूत्रकृमि का ये क्षेत्र त्रिस्तरीय होता है भाई। कैसा होता है? त्रिस्तरीय। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक या ट्राई रेडाइट होता है। अब भाई दूसरा पॉइंट आपको यहां पर यह भी याद रखना है, जो इनका शरीर है वो त्रित्रिज्यात्मक भी होता है। कैसा होता है? त्रित्रिज्यात्मक। नेक्स्ट, सूत्रकृमियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण एक परिग्रसिका तंत्रिका वलय एवं अनुदैर्ध्य तंत्रिकाओं से मिलकर होता है। यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है वो किस किस से मिलकर बना होता है? एक तो परिग्रासिका तंत्रिका के साथ में और एक अनुदैर्ध्य तंत्रिकाओं से, दोनों से मिलकर सूत्रकृमियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सूत्रकृमि में परिसंचरण एवं जो श्वसन तंत्र है ये अनुपस्थित होते हैं भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सूत्रकृमि होते हैं, निमेटोड होते हैं, इन निमेटोड के अंदर कौन कौन से जो तंत्र है वो अनुपस्थित होंगे। तो ध्यान रखना, सूत्रकृमियों में एक तो परिसंचरण जो तंत्र है वो, और एक श्वसन तंत्र। ये दोनों तंत्रों का पूर्णतः क्या होता है भाई? अभाव होता है। ये आप कह सकते हो कि पूर्णतः ये अनुपस्थित होते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सूत्रकृमि है उनके शरीर में निम्न में से कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता। तो आपको पता होना चाहिए कि साहब एक तो परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेशन सिस्टम, और एक श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम। ये दोनों क्या होते हैं भाई? एब्सेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सूत्रकृमि में उत्सर्जन तंत्र आद्य यानी प्रिमिटिव टाइप का होता है, और इसमें जो ज्वाला कोशिकाओं का अभाव पाया जाता है। यानी कि जो अपन बात करें कि उत्सर्जन तंत्र है ये सुविकसित नहीं पाया जाता। किसके अंदर? सूत्रकृमियों के अंदर वेल डेवलप नहीं पाया जाता, प्रिमिटिव या आद्य प्रकार का पाया जाता है। क्योंकि इसमें जो ज्वाला कोशिकाएं हैं, फ्लेम जो सेल्स होती है, वो फ्लेम सेल्स यहाँ पर क्या होती है भाई? एब्सेंट होती है। नेक्स्ट देखो, सूत्रकृमियों में पाचन तंत्र का निर्माण मुख, ग्रेसिका, आंत, जो मलाशय होता है, गुदा द्वार, इन सबसे मिलकर बना होता है। यानी कि जो पाचन तंत्र है, उन पाचन तंत्र का जो अंग है वो कौन कौन से? एक तो मुख हो गया, ग्रेसिका यानी कि यहाँ पर जो ग्रासनाल है वो आगे आ चुका है, आंतें आ चुकी है, मलाशय और गुदा द्वार, ये सभी अंग मिलकर यहाँ पर पाचन तंत्र का क्या करते हैं भाई? निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखो, सूत्रकृमियों में नर व मादा अलग अलग होते हैं। ध्यान रखना, नर और मादा, मेल एंड फीमेल यहाँ पर आपको अलग अलग मिलेंगे। प्राय नर जननांग कैसे होते हैं भाई? नलिकाकार। कैसे होते हैं? नलिकाकार होते हैं, ये आपको याद रखना है। सूत्रकृमियों में नर जननांग, मेल जेनेटिक ऑर्गन्स जो होते हैं वो नलिकाकार या आप कह सकते हो ट्यूबुलर होते हैं। जबकि दूसरा पॉइंट देखो इसी के अंदर, हाँ ये चीज ध्यान रखना कि जो अंग है, नर जननांग की बात नहीं है यहाँ पर, जो प्राय जितने भी अंग है, जननांग जो है, रिप्रोडक्टरी जो ऑर्गन्स है वो नलिकाकार। नर जननांग में प्रादिनेशिक ग्लूब्ड, ठीक है,
पादिनेशिक, इसके अलावा कौन कौन से अंग पाए जाएंगे? वर्षण यानी टेस्टिस, शुक्रवाहिनी यानी वेस्ट डिफरेंशियल, गुदा यानी कि जो वहां पर जो गुदा द्वार होता है वो, कंटक यहाँ पर पाए जाएंगे, प्रपुटी यहाँ पर पाई जाएंगी। ये कुछ ऐसे भाग हैं जो नर जननांग में पाए जाएंगे। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्न में से नर जननांग के भाग कौन कौन से हैं? या आपसे पूछेगा कि जो सूत्रकृमि है उसमें नर जननांगों के नाम लिखिए, या नर जनन तंत्र, सूत्रकृमि में नर जनन तंत्र के अंदर जो जो अंग आते हैं उन सबके आपको नाम लिखने। तो आपको बताना है कि एक तो यहाँ पर क्या आएगी, प्राणी देशक आ जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पर वर्षण आ जाएंगे, शुक्रवाहिनी, ठीक है, गुदा, प्रपुटी, ये जितने भी भाग है ये किसके हैं भाई? ये है नर जननांग के भाग हैं। तथा मादा जननांग में अंडाशय आ जाएगा भाई, ओवरी आ जाएगी, अंड नलिकाएं, ओविडक्ट आ जाएगी, गर्भाशय यूटेरस आ जाएगा, गर्भाशय गिरवा यानी कि जो वजाइना है वजाइना वाला भाग आ जाएगा, भग यानी कि वॉल, जो बिल्कुल लास्ट का जो एरिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? भग बोलते हैं। तो ये सारे के सारे, अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है भाई कि केचुए में नर जननांग, सॉरी, सूत्रकृमि में नर जननांगों के नाम लिखिए। तो आपको बताना है कि साहब सूत्रकृमि में नर जननांग ये है। आपसे पूछा जाए सूत्रकृमि में मादा जननांगों के नाम लिखिए, फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स के नाम लिखिए, तो आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। मादा जननांग में अंडाशय द्वि अंडाशयी, एकल अंडाशयी प्रकार के होते हैं, यानी कि यहां पर दो अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाएंगे? अंडाशय, यानी कि द्विअंडाशय प्रकार के भी पाए जाएंगे और एकल अंडाशय प्रकार के भी पाए जाएंगे, ठीक है। जो जनन छिद्र में खुलते हैं भाई, कहां खुलते हैं ये अंडाशय? ये खुलेंगे जनन छिद्र में। मादा जो अंड प्रजनक है अथवा अंड जरायुज यानी कि ओवी पैरस जो है, ओवी विवी पैरस है, होती है, ये आपको ध्यान रखना है, जो विदलन निर्धारी एवं सूत्रकृमि का विकास निमोचन के द्वारा होता है। अब देखो वन बाय वन। नर सूत्रकृमियों में पूंछ वाले क्षेत्र में प्रपुटी जो है पाया जाता है, जो मैथुन क्रिया में नर द्वारा मादा को पकड़ने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूत्रकृमियों में नर द्वारा मादा को पकड़ने में कौन सा अंग सहायक होता है? तो वो अंग होता है साहब प्रपुटी। इस प्रपुटी के द्वारा वो पहले उस मादा को पकड़ेगा, उसके बाद में वहां पर जो रिप्रोडक्शन की या निषेचन की या जनन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। सामान्यतः सूत्रकृमि 0.5 mm से 4 mm तक लंबे होते हैं। ये इनका क्या आ चुका है साहब? डायामीटर, यानी इसका जो डायामीटर है, यानी कि लंबाई आपसे पूछी जाएगी लंबाई कितनी होती है, तो 0.5 mm से लेके लगभग ये 4 mm लंबे होंगे। कितने mm लंबे होंगे भाई? लगभग 4 mm लंबे होते हैं, यानी कि लगभग 0.5 से 4 mm इसकी क्या होने वाली है? लंबाई होने वाली है। सबसे छोटे सूत्रकृमि, ठीक है, सबसे जो छोटे सूत्रकृमि है प्लांट के अंदर, वो आपको ध्यान रखना है, वो है पैराटाइलेंकस स्पीसीज। कौन सी है? पैराटाइलेंकस। जो सबसे छोटे होते हैं उनकी जो लंबाई है वो 0.2 mm होती है। कितनी होती है? 0.2 mm। अब आपसे पूछा जाए सबसे छोटे सूत्रकृमि कौन से हैं, तो आपको बताना है कि साहब जो पैराटाइलेंकस है, कौन सा? टाइलेंकस है, वो सबसे छोटा होता है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है सिर्फ 0.2 mm ही होती है, इसलिए सबसे छोटा है। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा या सर्वाधिक लंबे जो सूत्रकृमि है वो कौन से होते हैं, तो पैरालोंगिडोरस। कौन से हैं भाई? पैरालोंगिडोरस जो सूत्रकृमि है ये सबसे लंबे सूत्रकृमि होते हैं, क्योंकि इनकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? 11 mm लंबे है। कितने लंबे हैं ये? 11 mm लंबे होते हैं। तो आपसे ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा सूत्रकृमि पैराटाइलेंकस और सबसे बड़ा पैरालोंगिडोरस। सबसे छोटे का आकार 0.2 mm और सबसे बड़े का 11 mm। आपसे सामान्यतः अगर आपसे आकार पूछा जाता है किसका? सूत्रकृमि का, तो आपको बताना है कि सामान्य आकार है 0.5 से 4 mm। ये इसका क्या है साहब? सामान्य आकार। क्लियर रहेगा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। सूत्रकृमियों का शरीर पार्श्व रूप में 2 भागों में विभाजित होता है, किंतु प्रजननांग भागों तथा उत्सर्ग नली क्षेत्रों में समरूपता नहीं पाई जाती।
ल्यूमन के क्षेत्र में त्रित्रिज्या, होस्ट भाग में षट्त्रिज्या तथा शरीर के अन्य भागों में चतुष्त्रिज्या समरूपता पाई जाती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो सूत्रकृमि है ना, उसके वर्गीकरण के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि सूत्रकृमि को किस प्रकार से बांटा गया है, क्या इसका फाइलम है, क्या इसका वर्ग है, सबके बारे में। देखो सभी सूत्रकृमियों को संघ, संघ कौन सा है साहब, निमेटोडा। ये ध्यान रखना, जितने भी सूत्रकृमि है उन सभी का जो संघ है, यानी कि जो फाइलम होता है, वो फाइलम कौन सा है साहब, वो फाइलम है निमेटोडा। कौन सा है, निमेटोडा। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि जो कीट होते हैं, क्या होते हैं, कीट, यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं, उन इंसेक्ट्स का जो फाइलम है वो कौन सा होता है, तो कीट का साहब होता है ऑर्थोपोडा। कीट का कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा फाइलम होता है किसका, कीट का। बाकी अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि कीट का फाइलम कौन सा है, ऑर्थोपोडा है, और इंसेक्ट का कौन सा फाइलम है साहब, निमेटोडा। दोनों अलग अलग चीज हो गई, कीट अलग है, निमेटोड अलग है। निमेटोड में आपको पढ़ा चुका हूं, कीट में आपको बहुत जल्दी पढ़ाने वाला। हाँ, जो प्राणी जगत का भाग है भाई, जो किसका है, एनिमिलिया जो संघ है उसका भाग है। निमेटोडा संघ को वर्ग यानी कि क्लासेस, गण यानी कि जो ऑर्डर है, कुल यानी कि फैमिली, उपकुल यानी कि सब फैमिली, उप अपर कुल और उपकुल, वंश यानी वंश और जाति में वर्गीकृत किया गया, यानी कि इनको अलग अलग इन भागों के अंदर बांटा गया है। निमेटेड संघ को दो वर्ग, ठीक है, निमेटोड संघ के क्या है, दो वर्ग हैं, यानी कि क्लासेज है। जब मैं आपको कीट पढ़ाऊंगा तो कीटों के या जो अपना ये ऑर्थोपोडा है, इसके कुल मिला के कितने वर्ग होते हैं, ऑर्थोपोडा के वर्ग होते हैं 7। जो कीटों का संघ है ना, कीटों का जो संघ है या फाइलम जो है, उसके होते हैं 7 वर्ग, यानी कि 7 क्लासे। ऐसे ही यहां पर जो निमेटोडा है किसका, सूत्रकृमि का जो संघ है, इस सूत्रकृमि के संघ के केवल 2 वर्ग है। एक है सिसरनैंशिया, एक एवं दूसरा है एडिनोफोरिया। ये 2 अलग अलग क्या है भाई, क्लासेज है, इनके अंदर बांटा गया है। ठीक है, डोरिया लिमिडा के अतिरिक्त सभी पादप सूत्रकृमि वर्ग सेंसर या के सेसरनैंशिया के कुल टाइलेकिडा के अंतर्गत आते हैं। अब देखो इसको अपन करने वाले हैं डिवाइड। ठीक है, टाइलेकिडा कुल के यानी कि टाइक्लिडिकला जो फैमिली है उनके अंतर्गत आने वाले पादप परजीवी सूत्रकृमियों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। अब देखो साहब, अब इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये आपके समझ लो एग्जाम के अंदर सब सकता है। ये क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हमने बात करी कि जो संघ है यानी कि जो फाइलम है, वो फाइलम कौन सा है साहब, वो फाइलम है निमेटोडा। कौन सा फाइलम है, निमेटोडा फाइलम है। और इस निमेटोडा फाइलम को 2 अलग अलग क्लासों के अंदर, 2 अलग अलग वर्ग के अंदर बांटा गया है। और जो पहला वर्ग है मेरे दोस्तों, ये पहला वर्ग है सेसरनैंशिया। पहला वर्ग कौन सा है साहब, पहला फर्स्ट वर्ग कौन सा है, सेसरनैंशिया। ये क्या हो गया, पहला वर्ग हो गया। और इधर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो एडिनोफोरिया, ये सेकंड क्या है हमारा वर्ग। यानी कि निमेटोडा फाइलम के 2 अलग अलग वर्ग हो गए। पहला वर्ग है सेसरनैंशिया और दूसरा है एडेनोफोरिया। ये दोनों, पहली चीज तो आपको यह याद होना चाहिए कि ये क्या है, वर्ग। अब सब आप इसको जब ध्यान से देखेंगे तो जो सेसरनैंशिया वर्ग है, इस वर्ग को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लास। इसको आप क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्लास कहते हैं। इस क्लास को अलग अलग 2 गणों के अंदर बांटा गया। कितने गणों के अंदर बांटा गया है, 2 गणों के अंदर बांटा गया है। पहला जो गण है वो है टाइलेकिडा। कौन सा गण है पहला, टाइलेकिडा। तो टाइलेकिडा क्या है, एक प्रकार का गण है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्डर। तो पहली चीज, निमेटोडा के 2 क्या हो गए वर्ग, पहला वर्ग सेसरनैंशिया, दूसरा एडेनोफोरिया। सेसरनैंशिया के 2 गण हैं, पहला कौन सा है साहब, पहला है टाइलेकिडा। दूसरा जो गण है, इस दूसरे गण का नाम है डोरिलेमिडा। दूसरे गण का नाम क्या है, डोरिलेमिडा। यहां तक की बात क्लियर है। क्या बताया साहब, मैंने बताया कि निमेटोडा जो फाइलम है, संघ है, इसके 2 क्या हो गए, इसके वर्ग हो गए। पहला है सेसरनैंशिया और दूसरा है एडिनोफोरिया।
सेसरनेशिया के दो क्या हो गए साहब, इसके दो हो गए, दो हो गए इसके गण यानी ऑर्डर, कौन कौन से, टाइलेकिडा और दूसरा डोरिलेमिडा, दोनों क्लियर है। अब ये जो टाइलेमिडा जो है, ये जो गण है, इस टाइलेमिडा गण को दो अलग अलग उपगणों के अंदर विभाजित किया गया है। पहला है टाइलेकिना, कौन सा है साहब, पहला कौन सा उपगण आएगा, सब ऑर्डर, इसको क्या बोलेंगे अपन इंग्लिश में, सब ऑर्डर। तो ये जो सब ऑर्डर पहला आ रहा है, उस सब ऑर्डर का नाम है टाइलेकिना। यहां तो क्या है, टाइलेकिडा है, और यहां पर क्या है, टाइलेकिना ना, ठीक है। अब टाइलेकिना आ गया पहला, और दूसरा कौन सा आ गया साहब, दूसरा आ गया एफेलेन किया, एफेलेन किया, दूसरा कौन सा आ जाएगा, एफेलेन किया। अब ये जो एफएलएन किया है, इसकी पूरी की पूरी क्या दे रखी है, जानकारी। अब देखो इस एफएलएन किया जो है, इसका जो कुल है एफएलएन की डाई डी, जो इसकी क्या है, फैमिली, या फिर आप कह सकते हो कि कुल इसका कौन सा हो जाएगा, एफएलएन की डाई डी, इसकी क्या हो जाएगी साहब, फैमिली हो जाएगी। ऐसे ही इसका जो वंश है, जीनस जिसे अपन कहते हैं एफएलएन कोइडस, इसका क्या है, वंश, एफएलएन कोइडस इसका क्या हो गया, वंश हो गया। ऐसे ही इसका जो कुल है, यानी कि इसकी जो फैमिली है एफएलएन किडी, इसकी फैमिली हो जाएगी, और इसका जो वंश होगा एफएलएन कस, इसका क्या हो जाएगा, वंश हो जाएगा। अब ये टाइलेन कीड़ा जो है, इस टाइलेन कीड़ा को इसने दो अलग अलग किस्में बांट दिया साहब, अधिकुलों के अंदर, तीन अलग अलग के अंदर इनको बांट दिया। अब इनके तीनों के अलग अलग क्या है भाई, अधिकुल है। पहले अपन बात करें पहले अधिकुल की, तो टाइलेन कोइडिया इसका क्या है, पहला अधिकुल है। इस टाइलेन कोइडिया जो है, इसका जो कुल है वो कौन सा है, टाइलेकिडी है भाई, कौन सी है, टाइलेकिडी। और वंश कौन सा है, एनगुइना, वंश कौन सा है, एनगुइना। और डिटाइलेनकस, दूसरा क्या है, डिटाइलेनकस, ये आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो कुल है उसका नाम है होलोलेमिडी, दूसरे का क्या नाम है, होलोलेमिडी। उपकुल कौन सा है, होप्लोलेमिडी, उपकुल कौन सा है इसका, होप्लोलेमिडी। ऐसे ही देखो इसमें आपको याद रखना है कि इसका जो वंश है वो है रोटाइलेनकस, कौन सा है साहब, रोटाइलेनकस। और दूसरे अपन बात करें यहीं पर कि हेलिकोटाइलेनकस, दूसरा कौन सा है, हेलिकोटाइलेनकस। इधर आप बात करोगे इसके उपकुल की, किसकी बात करोगे, उपकुल की, तो उपकुल है इसका रोटाइलेनकुलिन, कौन सा है, रोटाइलेनकुलिन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखो अपन बात करें तो यहां पर तीसरे नंबर पर अपन बात करने वाले कुल की, तो वो तीसरा है टाइलेन को राही नेकिडी, ठीक है। ये इसका क्या है, कुल या फैमिली है। उपकुल, तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा चार्ट ही आपको याद होना चाहिए भाई, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर अधिकुल है जिसको हेटेरोडेरोडिया कहा गया है, और इसका जो कुल है, इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है, हेटेरोडेरिडी, इसकी क्या है साहब, फैमिली हेटेरोडेरिडी। ऐसे ही आपको उपकुल भी यहाँ पर याद रखना है, उपकुल कौन सा है, हेटेरोडेरिनी, इसकी क्या है, उपकुल है। वंश कौन सा है साहब, इसका जीनस हेटेरोडेरा ग्लोबोडेरा, अलग अलग इसके क्या है, इसके वंश है। ऐसे ही आपको यहाँ पर दूसरा कुल याद रखना है मेलिडोगाइनिडी, और इसके अंदर जो वंश आएगा वो आएगा मेलिडोगाइनी, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा इधर थर्ड नंबर पर जो अधिकुल आएगा वो है क्रिकोनिमेटोडिया, निमोडिया, क्रिकोनिमोडिया यहाँ पर क्या आएगा, अधिकुल आएगा। और इसके अंदर जो कुल आएगा वो आएगा क्रिकोनिमेटिडी, कौन सा आएगा, क्रिकोनिमेटिडी। तो यहाँ पर जो कुल है या फैमिली है, कुल है या फिर आप क्या कह सकते हो साहब, फैमिली है, और उस फैमिली का नाम क्या है, क्रिकोनिमेटिडी। और उपकुल है प्रेटेलेकिडी, है ना। तो ये आपको याद रखने भाई, इसको कंप्लीट तरीके से आप ऐसे की ऐसे ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वन बाय वन जो डिजीजेस होने वाली हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो रोग आएगा सब, वो आएगा मोलिया रोग। कौन सा आएगा भाई, मोलिया डिजीज ऑफ व्हीट। सिर्फ एक ही रोग के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, और उस डिजीज का नाम है सब मोलिया डिजीज ऑफ व्हीट, या गेहूं का मोलिया रोग। देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो खाद्यान्न की पुटी रोग की खोज, इसको क्या, इसका दूसरा नाम क्या है भाई, मोलिया रोग का, इसका दूसरा नाम है खाद्यान्न की पुटी। क्या बोलते हैं इसको, खाद्यान्न की पुटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस रोग की जो खोज थी वो जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम है जे जी कोहन। क्या नाम है साहब, जे जी कोहन।
इन कोहन साहब ने इसकी जो खोज थी वो कब करी, 1874 में। तो सबसे पहली बात तो आपसे पूछा जाए कि साहब खोज किसने करी है, तो खोज करी है साहब जे जी कोहन ने। किसने करी है, जे जी कोहन ने करी है। और कब करी, तो 1874 के अंदर इसको खोजा गया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, एग्जाम पॉइंट। भारत में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भारत में ये रोग जो है ना, ये सर्वप्रथम वर्ष 1958 में, कब की बात है, 1958 में एक वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक का नाम है वासुदेवा। क्या नाम है, वासुदेवा ने राजस्थान के सीकर जिले में इस रोग को देखा था। भाई कहां देखा था, राजस्थान के सीकर जिले में। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में इसको कहां देखा गया, तो भारत में जो नीम का थाना है ना, नीम का थाना, आजकल उसका क्या नाम हो गया, नीम का थाना। तो नीम का थाना जो सीकर है वहां पर इसको देखा गया। और कब देखा गया, तो इसको देखा गया था साहब 1958 में। कब देखा गया था, 1958 में। और किसने देखा था, तो ध्यान रखना, भाई वासुदेव, भाई वासुदेव एक वहां का लोकल, ठीक है, उन्होंने इसको क्या है देखा। आपसे पूछा जाए कि मोलिया रोग की खोज तो किसने करी है, अगर वर्ल्ड लेवल पूछा जाए तो जे जे कोहन ने। कब कर दी साहब, 74 में, 1874 में। और भारत में अगर आपसे स्पेसिफिक पूछता है एग्जामिनर कि साहब इसको भारत में सबसे पहले किसने देखा, तो भारत में इसको देखने वाला था साहब कौन, वासुदेवा। और वासुदेवा ने इसको कब देखा, तो इसको देखा साहब 1758 के, सॉरी 1958 के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, सीकर जिले में इस रोग को देखा। राजस्थान के जयपुर, अलवर, अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, टोंक, झुंझुनू, भीलवाड़ा एवं सवाई माधोपुर जिले में इस रोग की उपस्थिति पाई जाती है। यानी कि लगभग इसने जो है मेवाड़ को और हाड़ौती, ठीक है, हाड़ौती, मेवाड़ और अपन बात करें तो जो अपना सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है, इसको किस में लिया हुआ है भाई, लपेटे में लिया हुआ है। यानी ये पूरा का पूरा जो इलाका है, लगभग अपन बात करें तो लगभग राजस्थान है, इसको कंप्लीट सही क्या है, खींच दिया इस रोग ने। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करें तो राजस्थान में स्थानीय लोग इस रोग को मोलिया के नाम से पुकारते हैं। भाई इस रोग को किसके नाम से पुकारते हैं, स्थानीय लोग इसको मोलिया डिजीज के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि यह रोग बंदर की उछाल की तरह खेत में छितरा हुआ पाया जाता है। यानी अलग अलग जगह पर पाया जाता है, ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, मोलिया डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, इस रोग के लक्षणों की अपन बात करते हैं। और किसी भी रोग को पढ़ें तो उसका जो लक्षण है ना, वो लक्षण सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। तो इस रोग के जो लक्षण है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, खेत में पौधे जब 1-2 माह के हो जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोलिया रोग के लक्षण कब दिखाई देते हैं, जब पौधे की आयु कितनी हो भाई, 1 से 2 माह की हो। जब गेहूं के पौधे की आयु कितनी होनी चाहिए, 1 से 2 माह की होनी चाहिए। उस समय आपको इस रोग के क्या दिखाई देंगे भाई, लक्षण दिखाई देंगे, यानी सिम्टम्स दिखाई देंगे, यानी प्रकट होने लगते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। अब देखिए वन बाय वन। पहला, पौधे भिन्न भिन्न समूह में छोटे छोटे और बड़े बड़े दिखाई देते हैं। यानी सीधी सिंपल सी बात है कि ये रोग क्या है, छोड़ छोड़ के, कभी मतलब गुच्छों में लगता है। किस में लगता है, गुच्छों में। एक जगह लग गया, फिर थोड़े से इलाके को छोड़ा, फिर दूसरी जगह। और इसमें जो प्लांट है ना, उसकी हाइट सेम नहीं रहती है। किसी प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और किसी की छोटी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पौधे भिन्न भिन्न समूह में, यानी कि ये रोग समूह में प्रकट होने वाला है। और जो पौधे वो छोटे छोटे और बड़े बड़े दिखाई देंगे, यानी कि हाइट उनकी सेम नहीं होने वाली है। दूसरा, पौधे बौने और पीले दिखाई देता है। यानी संक्रमित जो पौधे होते हैं इस रोग से, मोलिया रोग से, वो पौधे कैसे दिखाई देंगे भाई, पीले और बौने दिखाई देंगे। ये भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, ये हमारे इस लक्षणों की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। पौधे बौने भी दिखाई देंगे, साथ में छोटे दिखाई देंगे। पौधे 1-2 फीट से अधिक ऊंचे नहीं होते, यानी कि इस रोग से संक्रमित जो पौधे हैं ना, वो ज्यादा बड़े नहीं होंगे। यानी वो कैसे रह जाएंगे साहब, बौने रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे, बौने रह जाएंगे। ये पॉइंट भी आपको रखना है याद।
पौधों में कल्ले कम निकलते हैं तथा पौधों का जो तना है वो पतला एवं कमजोर रह जाता है। यानी वहां पर जो कल्ले हैं यानी कि जो टिलर्स जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं अपन इसको अपन कहते हैं टिलर। क्या कहते हैं? टिलर। और इंग्लिश में भी इसको इस प्रकार से टिलर्स कहा जाता है। तो जो टिलर्स है ना, वो टिलर्स या जो कल्ले हैं वो नहीं निकलेंगे और पौधे का जो तना है वो भी कैसा रह जाता है भाई? कमजोर रह जाता है, पतला रह जाता है। चलिए नेक्स्ट देखो, रोगग्रस्त पौधे की जड़ें पतली, क्षीण एवं गुच्छेदार पाई जाती है। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, ठीक है, इसको स्टार कर लेना, 5 स्टार रेटिंग दे देना भाई इसको, है ना। तो यहाँ पर जो जड़ें हैं, आप अपने बुक के अंदर डायग्राम में यहाँ पर क्या डायग्राम लगाना भूल गया, आप अपनी बुक की जो डायग्राम है वहां पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो जड़ें हैं वो बिल्कुल पतली पतली सी दिखाई देंगी और इस प्रकार से क्षणभंगुर एकदम बिल्कुल इस प्रकार की जो जड़ें हैं वो आपको दिखाई देगी, बिल्कुल बारीक बारीक सी जड़ें दिखाई देंगी। तो ये इस रोग का क्या है? लक्षण है। यहां तक का जो पॉइंट है ये क्या है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। प्रारंभिक अवस्था में जड़ों को स्वच्छ जल से धोकर देखने पर गोलाकार पुट्टिकाएं श्वेत रंग की चमकीली मादा सूत्रकृमि दिखाई देती है। यहां पर आप जब देखोगे तो सफेद सफेद सी हल्की हल्की सी पुट्टिकाएं यानी गांठ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी और उनको जब आप ध्यान से देखोगे तो वहां पर आपको फीमेल निमेटोड यानी मादा सूत्रकृमि दिखाई देगी, जो परिपक्व होने पर भूरे रंग की हो जाती है। यानी कि अगर उसकी आयु ज्यादा हो जाती है तो कैसी रंग की दिखाई देने वाली है? बाद में भूरे रंग की, स्टार्टिंग में सफेद चमकीले बिल्कुल रंग की दिखाई देगी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, जड़ों का वह स्थान जहां पर पुटी जुड़ी रहती है हल्के फूले हुए रहते हैं। पौधे की जड़ों पर 15 से 20 पुटिकाएं मिल सकती है। भाई कितनी पुटिकाएं मिल सकती है? 15 से 20। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां पर कितनी पुटिकाएं देखने को मिलेगी? लगभग 15 से 20 पुटिकाएं। ऐसे पौधे को मृदा से हाथ द्वारा खींचकर आसानी से निकाला जा सकता है। यानी कि वहां पर जो जड़ है उनका संपर्क भी मृदा से क्या हो जाता है? बिल्कुल वहां पर टूट जाता है, जिसको अपन आसानी से उखाड़ सकते हैं। इजीली वो क्या हो सकता है? पुल्ड आउट हो सकता है। नेक्स्ट देखो, संक्रमित पौधे में पुष्पन सामान्यतः पौधे की अपेक्षा समय से पूर्व होता है। यानी पुष्पन कब होगा? समय से पूर्व होगा। परंतु बालियों में कुछ दाने बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं भाई? कुछ दाने बन सकते हैं, परंतु रोग की गंभीर संक्रमण अवस्था में बालियों में दाने नहीं बनेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहां पर जो बाली है, बाली के अंदर दाने नहीं बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं इस रोग के रोगजनक के बारे में, जो आप सभी को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? सूत्रकृमि पढ़ रहे हैं। तो इसका जो रोगजनक है वो एक प्रकार का सूत्रकृमि, और सूत्रकृमि का नाम है हेटेरोडेरा एवेनी। भाई क्या नाम है इस सूत्रकृमि का? हेटेरोडेरा एवेनी, या फिर जो दूसरा नाम है वो हेटेरोडेरा मेजर। हेटेरोडेरा एवेनी या फिर आप कह सकते हो हेटेरोडेरा मेजर। इन सूत्रकृमियों के द्वारा ये रोग होगा, इन निमेटोड्स के द्वारा ये डिजीज होने वाली है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। और सूत्रकृमियों के जो रोगजनक है वो आपको 3 या 4 रोग हम पढ़ने वाले, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं रोग चक्र डिजीज साइकिल की। तो पढ़िए इसको, इसमें लिखा हुआ है कि रोग का वार्षिक आवर्तन पुट्टिकाओं के द्वारा होता है। भाई किसके द्वारा होता है? पुट्टिकाओं के द्वारा क्या होता है? इसका वार्षिक आवर्तन होता है। पादप अवशेषों पर बने पुट्टिकाओं में डिंबक एवं अंडे भरे रहते हैं, जो अगली फसल तक सुषुप्त अवस्था में बने रहते हैं। नेक्स्ट देखो, तथा अनुकूल अवस्था आने पर सितंबर से नवंबर माह के मध्य गेहूं व जौ की बुआई होने पर अंडों से सूत्रकृमि द्वितीयक डिंबक अवस्था बाहर निकल आती है। यानी कि यहाँ पर जो द्वितीयक अवस्था निकलती है, ठीक है, वो द्वितीय अवस्था कब निकलेगी? वो निकलेगी साहब सितंबर से नवंबर के माह में। अब देखो, जड़ों पर आक्रमण कर संक्रमण पैदा कर देती है और इसी प्रकार से फरवरी माह में, यानी कि फरवरी माह का जो तीसरा सप्ताह आएगा उसमें पुनः मादा सूत्रकृमि द्वारा पुट्टिकाएं दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है, जो अगली फसल में प्रारंभिक निवेश द्रव्य का कार्य करती है। यानी कि अगली फसल के अंदर जो इनोक्यूलम है उसका काम करने वाली है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रबंध या मैनेजमेंट के बारे में। देखो सबसे पहला जो प्रबंध पढ़ेंगे वो प्रबंध हम पढ़ेंगे सस्य प्रबंध, यानी कि कल्चरल मैनेजमेंट।
अब देखो शस्य प्रबंध की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो शस्य प्रबंध को जब आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हम उन्हीं मेथड्स का यूज करने वाले हैं जो हमारे पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। वन बाय वन देखो, फसल चक्र यानी कि हमें किसका उपयोग करना है साहब, क्रॉप रोटेशन का। किसका उपयोग करने वाले हैं हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं क्रॉप रोटेशन। अब सब एक फसल चक्र का उपयोग किस प्रकार से होगा, क्रॉप रोटेशन का उपयोग किस प्रकार से होगा, किस प्रकार ये फायदेमंद है। तो जो फसल चक्र है मेरे दोस्तों, इस फसल चक्कर में हम हेर फेर करके क्या बोते हैं, फसल को बदल बदल कर बोते हैं। और ऐसा करने से वहां पर जो अपरपोषी फसलें हैं यानी कि नॉन होस्ट जो क्रॉप्स है उनको हम उगाएंगे। अगर उनको उगाते हैं तो इस रोग से हम आसानी से बच सकते हैं। तो फसल चक्र में अपरपोषी फसलों को, जैसे कि सरसों हो गई, धनिया हो गया यानी कि कोरिएंडर हो गया, चना यानी चिकपी हो गया, जीरा यानी कि यहाँ पर जो हमारे को जीरा हो गया, प्याज हो गया, मेथी हो गई, ठीक है, गाजर हो गई। इनमें से किसी को भी आप गेहूं के साथ फसल चक्र में अपना करके सूत्रकृमि की संख्या एवं रोग के प्रभाव को क्या कर सकते हैं साहब, कम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सबको पता है कि जो परजीवी होंगे, और सूत्रकृमि एक प्रकार के परजीवी है, मृतजीवी है, तो इनको जीवन व्यापन करने के लिए परपोषी की आवश्यकता होती है। लेकिन हम ऐसी फसलों का जो उपयोग कर रहे हैं जो अपरपोषी प्रकार की है, अपरपोषित प्रकार की है, तो इस जो सूत्रकृमि इसको भोजन नहीं मिलेगा और भोजन की अभाव में इसकी क्या हो जाएगी साहब, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हमें अपरपोषी फसलों के साथ में क्या करना है साहब, फसल चक्र करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। आप सभी को पता है कि अप्रैल मई माह में हम क्या करते हैं, गहरी जुताई करते हैं। और गहरी जुताई करने से वहां पर जो ये सूत्रकृमि है इसमें आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। किस प्रकार, देखो सूत्रकृमि मृदा में उपस्थित पट्टिकाओं में जीवित बना रहता है एवं शुष्कन के प्रति संवेदन होता है। यानी कि जब इसको ड्राई एनवायरनमेंट मिलता है तो वो इसके प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। अतः ग्रीष्म काल में खेत की 1 या 2 गहरी जुताई करके छोड़ देने पर ग्रीष्म ऋतु के उच्च तापमान, भाई सबको पता है ग्रीष्म ऋतु में तापमान 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रभाव से सूत्रकृमि को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा अगेती बुआई, गेहूं की अगेती बुआई करके परपोषी को सूत्रकृमि संक्रमण के अनुकूल अवस्था से बचाकर रोग प्रबंध किया जा सकता है। यानी कि हम अगेती बुआई करें तो अगेती बुआई करके भी इस रोग से क्या कर सकते हैं, हम हमारी फसलों को बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ जैविक नियंत्रण है, और जैविक नियंत्रण में जो रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, प्रतिरोधी का मतलब क्या होता है, लड़ने वाली, जो रोगों से लड़ने वाली किस्में होती हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें तो राज किरण एक वैरायटी है, C164 है, HD 2052 है, 2032 है, RJMR1 है, ठीक है, HD 2257, 2265, WS 220, 250, WL 922, 2199, ये कुछ किस्में हैं। इनमें से किसी भी 5 किस्मों का आप याद रखिएगा। इन 5 किस्मों का आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी का मैनेजमेंट बताइए या जैविक प्रबंध बताइए, तो आपको प्रतिरोधी किस्में लिखनी है और कम से कम 5 आपको याद होनी चाहिए। तो आप अपने सुविधा के अनुसार कोई भी 5 वेराइटीज यहाँ से याद कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये जो रोग होता है, ये रोग होता है कंप्लीट। और इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट बचा है, वो बचा है सब रासायनिक प्रबंध। अत्यधिक संक्रमण यानी कि संक्रमण बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, उस अवस्था में मृदा को 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से एलडी कार्ब का, भाई किसका छिड़काव करना है आपको, एलडी कार्ब का छिड़काव करना है। अगर एलडी कार्ब नहीं मिल रहा है तो कार्बोफ्यूरॉन का आप क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। यानी कि 2 बार आपको 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व के साथ में क्या करना है, छिड़काव करना है। ऐसा करने से इससे बचा जा सकता है और सूत्रकृमि को काफी हद तक क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो डिजीज है, मोलिया डिजीज ऑफ व्हीट, या आप कह सकते हो कि गेहूं का मोलिया रोग। और सूत्रकृमि के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने कर लिए कंप्लीट। सूत्रकृमि की जो संरचना थी उसके बारे में हमने आज बात करी। और कल की क्लास में आप अभी देख ही लिया, और कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सब्जियों का जो जड़ ग्रंथि रोग है, रूट नॉट
जो डिजीजेज हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और इस रोग को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के अंदर रहने वाले थे, बर्कली, उन्होंने खोजा था। इसके बारे में चर्चा करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को तहे दिल से धन्यवाद।